अकेला एक फिलिस्तीनी सिपाही 13 इजरायली सिपाहियों से घिरा था। इजरायली सिपाही उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो उसको गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस फाइटर है उसने दूर से ही कहा, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ। अगर तुम नजदीक आए तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी शक्ल देखने को तरसेंगे। लेकिन वो इजरायली सोल्जर नहीं माने, वो आगे बढ़ते गए और एक साथ 13 माइंस फटी हैं राफा में और 13 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। 10 जुलाई 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसी घटनाएं आज हुई हैं यहां पर वेस्ट बैंक में और गाजा में कि उससे जो एक इजराइल का जो एक रुख बना हुआ है कि हमें अमेरिका बचाएगा, कि कुछ भी हो जाए हमें अमेरिका गिरने नहीं देगा, अब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस टूट रहा है। ये जो देखिए एक बड़ी बात है। अभी क्या है कि दो देशों में चुनाव हुए, इंग्लैंड और फ्रांस में। इंग्लैंड में लेबर की सरकार आई, जो कीयर स्टारमर जो लेबर लीडर हैं और अपने को थोड़ा लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, उन्होंने कहा यूक्रेन के बारे में कि हम रशिया के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, यूक्रेन हमारे हथियार ले सकता है। लेकिन पैलेस्टाइन के बारे में जब बारी आई कुछ कहने की तो वो चुप हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारे लेबर पार्टी के जो एमपीज हैं, जो एक प्रचंड बहुमत लेबर को मिला है, उसमें गाजा का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण था। कई जगह इंडिपेंडेंट जीते हैं और कई जगह लेबर पार्टीज के जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स थे उन्होंने गाजा को मुद्दा बनाया, तब वो जाके जीते। और ये ऐसी जगह नहीं है जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा, नहीं, ये ऐसी जगह है जहां पर गोरे ज्यादा हैं, जहां पर अंग्रेज मतदाता ज्यादा हैं, वहां पर यह हालत है। तो वो कीयर स्टारमर हालांकि खुल के वो कह चुके हैं कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और जो 7 अक्टूबर को हुआ हमास ने गलत किया वो ये कह चुके हैं। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, उनके मतदाता क्या कह रहे हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है मतदाताओं की ताकत। फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में लेफ्ट विंग जो इंग्लैंड जैसा लेफ्ट विंग नहीं है, जो वाकई लेफ्ट विंग है, रेडिकल लेफ्ट है, फार लेफ्ट है, वो पावर में आ गया है। किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। इंग्लैंड में 650 सीटें हैं पार्लियामेंट में, फ्रांस में 577 है, 577। फ्रांस में किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन लेफ्ट फ्रंट सबसे आगे रहा 183 सीटों के साथ। और लेफ्ट फ्रंट का जो नेता है जान लू मेलनकॉन, इसकी जो पार्टी है फ्रांस अनबाउड, फ्रांस झुकेगा नहीं, ये लेफ्ट नेशनलिस्ट है। और इसने तो खुलेआम फिलिस्तीन को रिकग्नाइज किया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम तुरंत पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकग्नाइज करेंगे। उसके साथ साथ उसने कभी भी हमास को टेररिस्ट आज तक नहीं कहा। उसने कहा मैं नहीं कहूंगा हमास को टेररिस्ट, जाओ कुछ भी कर लो। और फ्रांस जैसे देश में जहां पर पूरा इजरायली पैसा लगा है, और फ्रांस ने भी इजराइल के इतनी सारी एंटिटीज में इन्वेस्ट किया है, और फ्रांस के जो अभी प्रेसिडेंट है मैक्रोन कितना चिल्लाते थे कि हमने कि इजराइल को डिफेंड करने का राइट है। हालांकि गाजा में जो औरतों और बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, जिसकी आज भी सारी हदें पार हो गई, उसको लेके आंसू भी घड़ियाली बहाते थे। लेकिन मैक्रोन की हालत खराब हो गई जब उसने देखा कि फ्रांस में जो वो उसने एंटी पैलेस्टाइन जो स्टैंड लिया, उससे फायदा राइट विंग को हो रहा है। जो ले पेन है उसकी पार्टी उभर रही है, ये चीज मैक्रोन ने देखी। उसके बाद मैक्रोन जो कि खुद बीच का है, सब सेंट्रिस्ट है, ना लेफ्ट है ना राइट है, सेंट्रिस्ट है, जैसे एक समय कांग्रेस हुआ करती थी। तो वो जो उसने सोचा कि अगर ठीक है, हम फिलिस्तीन में और पैसे के लिए और इजराइल का समर्थन कर लें, लेकिन हमारे पूरे पॉलिटिकल अप्रोच से राइट विंग मजबूत हो रहा है, हम ही को सत्ता से ना हटा दे। तो उसने लेफ्ट के साथ अलायंस कर लिया, और लेफ्ट के साथ अलायंस करने का नतीजा ये हुआ कि नंबर 1 लेफ्ट फ्रंट आ गया 182 सीट लेके, नंबर 2 मैक्रोन की पार्टी रही 160-163 सीट लेके, और नंबर 3 जो राइट विंग थी वो 143 सीट पे रही। मुकाबला कांटे का है, नजदीकी मुकाबला, लेकिन उसमें सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट मिल गया। और लेफ्टिस्ट अब सेंट्रिस्ट पे दबाव डाल रहे हैं
कि एक बार तुमने देख लिया है कि राइट विंग कि राइट विंग सत्ता में आ सकता है, तुमको ही सबसे पहले मारेगा। इसलिए अपने को भी बचाना है तुम्हें तो फिलिस्तीन का साथ दो। यह हालत दुनिया की हो गई, अपने को भी बचाना है, फिलिस्तीन का साथ दो। नरेंद्र मोदी रशिया में क्या कर रहे हैं, रशिया में उनको क्या सीख दी गई है, कोई बताए मुझे बीजेपी वाला। रशिया ने सीधे उनसे कहा है फिलिस्तीन का समर्थन करो, और नरेंद्र मोदी अमेरिका को धता बता के कि क्योंकि भारत की रूस पे निर्भरता है, भारत ये नहीं कर सकता है कि वो अमेरिका के साथ चला जाए और पूरी तरीके से वो अमेरिकन कैंप में चला जाए। फिर रूस और चाइना और तमाम देश जो मदद करते हैं भारत की हर तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, चाइना भी मदद करता है, बहुत सारे तरीके। हालांकि चाइना के ऊपर बहुत एलिगेशन भी लगते हैं कि उसने भारत की जमीन ले ली, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कोई घुसा नहीं, ना कोई घुसा, ना किसी ने कुछ लिया। अब ये देखिए जो पूरी मोदी की पोजीशन है, राइट विंग है, वो इजराइल में नेतन्याहू का दोस्त, नेतन्याहू फंसा था तो वो कुछ जीत नहीं पाया इस बार, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको सुनना पड़ रहा है रशिया क्या कह रहा है, और रशिया ये कह रहा है कि फिलिस्तीन का साथ दो। मोदी की मजबूरी है, चाहे वो कुछ भी, यहां कितनी मॉब लिंचिंग हुई है मुस्लिम्स की हमें पता है, हमने इस पे स्टैंड भी लिया है और उस पर हम वीडियो भी अलग से बनाएंगे। लेकिन बात यहां पर यह है कि इतनी सारी सब चीजें वो करके देख ली है, और ये सब ताकतें मोदी के हाथ में हैं भी नहीं, और अगर हैं भी तो मोदी के बस की बात नहीं। मोदी के पास अब सत्ता रही नहीं, आप ये सोच लीजिए, अब सत्ता इस समय अराजक लोगों के पास पहुंच गई है, और वो धीरे धीरे जो हिंदू नाराज हुआ इस चुनाव में बीजेपी से, अब और नाराज हो जाएगा, अब और ज्यादा इनको हिराकत की निगाह से देखेगा। अच्छा, हम देखिए जब गाजा की बात कर रहे हैं तो आज जो तीन बड़ी घटनाएं हुई, उसमें देखिए सबसे पहले जो मोटर फायरिंग शुजैया में हुई, जहां पर पूरा आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स के बीच में इजरायली फोर्सेस ने अपना जमावड़ा बना दिया है कि फिलिस्तीनी जो है वो कम से कम बीच में हम मारेंगे नहीं, क्योंकि अगल बगल फिलिस्तीनी आबादी है, तो जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो हमको ऐसे मारेंगे। अच्छा, वहां पर क्या है, जहां ये कांड हुआ सबसे पहला, तो वहां पर क्या है कि बिल्डिंग्स हैं, तो इसलिए वहां ऐसी भी स्थिति नहीं है कि फिलिस्तीनी जो हमास जो है वो घुस के इस तरह से करके मार के वो निकल जाए। जो जैसे गाजा को पूरा इजराइल ने बॉम्ब कर रखा है, आप जानते हैं, और पूरा गाजा जो है वो एक मतलब वहां पर कई बिल्डिंग्स ऐसी है जिसमें कोई नहीं है, तो वहां तो ये संभव है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस उन बिल्डिंग्स की आड़ में घुस के इजरायलियों को मारे। इजरायली भी उस बिल्डिंग में घुसते हैं, वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमास ने कई बार उन बिल्डिंग्स में को बूबी ट्रैप कर दिया, वहां बम पहले से रखे हुए थे जो इजरायलियों के मुंह पे फट जाते हैं। और ये देखिए जो जिस घटना से मैंने शुरुआत किया, मैंने ये वीडियो शुरू किया जिसमें एक फिलिस्तीनी लड़ाका बीच में था, 13 इजरायली सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और उसने जो है वो माइंस फट गई, 13 माइंस फट गई। बताइए आप, कितनी बड़ी घटना है। मैं आपसे देखिए एक चीज भूल जाऊंगा, मैं अभी बोल दूं कि आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आप लोगों ने कुछ करना कम कर दिया है, और कमेंट करने के साथ साथ देखिए कुछ चीजें जो हमारे चैनल की विशेषताएं हैं उसको भी आप लोगों में आगे बढ़ाइए। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि शुजैया में वहां पर बीच में इजरायली सोल्जर्स थे, और उनको ये लग रहा था कि यहाँ वो इम्प्रेग्नेबल है। अच्छा, वो वहाँ फिलिस्तीनी सिविलियंस को भी नहीं मार रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारेंगे तो रिटेलिएशन होगा, तो वो वहाँ अपने को सेफ समझ रहे थे, और उसके आगे उनको खबर थी कि एक हमास का एक बंकर है, तो वहाँ पर वो पहुंचे। लेकिन उधर हमास की जो प्लानिंग थी वो समझ लीजिए कि आप शुजैया से कम 15 से 10 किलोमीटर दूर, 8 से 10 किलोमीटर दूर उसके मोटर्स लगे थे, और वहां मोटर से वो उसने फायर किया। एक्यूरेसी देखिए, अगल बगल फिलिस्तीनी घर, एक भी फिलिस्तीनी घर पे नहीं लगा, सीधे इजरायली सोल्जर्स जहां गए थे वहां पर मोटर फायर गिरा। इजराइल जब इस तरह की बॉम्बिंग करता है तो कहता है कि अरे इसमें सिविलियंस मर गए, हम तो हमास को मारना चाहते थे। अरे क्यों झूठ बोलते, तुम तो सिविलियंस को ही मारना चाहते थे। हमास ने तो वो करके दिखा दिया कि बीच घनी आबादी में, अपने लोगों की आबादी में, उसने इजरायली सोल्जर्स को बीच में ढूंढ के मारा। इतनी एक्यूरेसी उनके मोटर फायर में थी। इसके लिए कितनी मैथमेटिक्स चाहिए, कितना कैलकुलेशन चाहिए, किस एंगल पे सेट हो। एक भी चीज अगर 1 डिग्री, आधी डिग्री का फर्क हो गया तो फिलिस्तीनी मारे जाते हमास के गोलों से।
और दुनिया कहती फिर, और इजराइल भी चिल्लाता कि देखो हमास ने अपने लोगों को मार दिया, जबकि सच्चाई ये कि इजराइल ने अपने लोगों को मारा है, जिसके बारे में बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। अभी कल ही मुझसे कोई कमेंट आया था, तो उसमें बात उन्होंने की कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस ने जो 7 अक्टूबर के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके बारे में बताइए। जो इजराइल ने कहा है कि हमास घुसा और उसने रेप किया, ये किया, तो उसके बारे में जो यूएन रिपोर्ट है, देखिए यूएन रिपोर्ट जो है वो एक यूएन रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को कोई एविडेंस नहीं मिला 7 अक्टूबर के बारे में, लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी है कि हमास से मतलब आने वाले दिनों में हम इस तरह के एविडेंस हो सकता है सामने आए। अब आप देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्टिंग की थी, जो इजराइल खुद कहता रहा, बहुत सारे और न्यूज आउटलेट्स जो नेटो के और यूएस और यूके के हैं, उन्होंने जब इस तरह का प्रचार किया कि हमास ने रेप किया, तो उस समय बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे ऐसे लोगों की टेस्टिमनी पे जो कि कारोबार कर रहे थे इजरायली लाशों का कारोबार कर रहे थे, उनके कहने पे उन्होंने वो सब छाप दिया कि वो सब कई बच्चों का कत्लेआम हमास ने कर दिया, महिलाओं को रेप कर दिया, उनके कहने पे, जो कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इसको लेके बहुत हाय तौबा मची, और इस पे जो इसके पहले भी एक यूएन की रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा, और उसमें एक महिला ने पूरा हमास को एक्यूज किया, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं। अभी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ा ज्यादा एक कदम आगे की है। वो लिपापोती कम से कम ये नहीं करती कि हाँ हमास ने वायलेंस किया, ये किया, वो किया, लेकिन एविडेंस नहीं। उसने कहा है कि हमास ने जो किया और जो उधर इजराइल ने किया, इसके बीच में लगता है सिविलियंस कहीं फंस गए थे, ये यहां तक वो लोग आ गए। कल को देखिए एक और रिपोर्ट आएगी, आज नहीं 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, जो ये कहेगी कि इजरायलियों ने अपने सिविलियंस को मारा, क्योंकि यूएन रिपोर्ट ने ये यहां तक कह दिया है कि जो उस दिन 7 अक्टूबर को हमास और इजरायली के बीच में सिविलियंस फंस गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने कत्लेआम कर दिया सुपरनोवा फेस्टिवल में और वो जो सारा पूरा मामला है। तो आप देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और खुद आप लोगों में से, दर्शकों में से किसी ने पूछा था, मैं उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो ये शुजैया में जो घटना हुई, उसके बाद दूसरी घटना तल अल हवा में हुई, और जो बहुत ही चौंका देने वाली है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं, उसका वीडियो भी है, आप देख सकते हैं कि एक एक करके 4 फेजेस में वो पूरा तल अल हवा का ऑपरेशन हुआ। उसके पहले पूरी प्लानिंग हुई, उसमें दिख रहा है कि पूरी मैप्स बन रहे हैं, और जो फाइटर्स हैं उनके हाथ, क्योंकि चेहरा तो भाई दिखा नहीं सकते, तो उनके हाथ से वो एक एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। और वो जो कैलकुलेशन है उनका रिजल्ट क्या हुआ? उनका रिजल्ट ये होता है कि सबसे पहले 2 D9 बुलडोजर, उनको एक ब्लास्ट होता है जिसमें 2 D9 इजरायली बुलडोजर तल अल हवा में वो परकच्चे उड़ जाते हैं उनके, और वो ब्लास्ट एक इजराइल के ही अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब को माइन बना दिया गया था। और उसको माइंस का आज बहुत खेल रहा है। शुरू में देखिए जो 13 सोल्जर्स पे माइंस फटी, उसमें से 11 घायल हैं, अभी 2 के मरने की खबर है, लेकिन एग्जैक्ट क्या खबरें हैं, देखिए ये सब चीजें आने वाले दिनों में जब एक एक दिन का डॉक्यूमेंटेशन होगा तभी ये पूरा क्लियर होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत सारी चीजें आज तक अभी तक आ रही, मतलब सोचिए आप, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं इस तरह के, उसमें बस एक थोड़ा सा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप एक एक्यूरेट गेस कर सकते हैं, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू, अदरवाइज इट्स मतलब एग्जैक्टली बताना तो मतलब वो लगभग असंभव है, क्योंकि इजराइल भी छुपा रहा है, हमास तो लड़ रहा है, तो उसके पास इतना वो नहीं, भाई वो जो देखता है वो कहता है कि उसमें लोग मारे गए या घायल हुए, बाद में उसकी बात सच निकलती है। अब देखिए, अब यहां पर जो तल अल हवा में हुआ, इसमें सबसे पहले जो इजराइल के ही अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स थे, उनसे पहले 2 इजरायली D9 बुलडोजर उड़ाए गए। उसके बाद एक इजरायली मरकवा टैंक, उसी जब देखा उसने कि उधर 2 D9 बुलडोजर उड़ाए गए हैं, तो उसकी तरफ बढ़ा, तो उस पे RPG शेल से मारा गया। फिर RPG शेल से जब टैंक पे मारा, तो टैंक की मदद के लिए एक इन्फेंट्री फोर्स इजरायलीज की करीब 12 सोल्जर्स होंगे, वो बढ़ी आगे, और जब वो बढ़ी आगे तो उनमें से 4 इजरायलीज को बकायदा चिन्हित करके, पूरा दिख रहा है वीडियो में, चिन्हित करके तड़ उनको मारा, 4 लोग घायल हो गए।
उसके बाद जो है एक स्नाइपर, एक इजरायली स्नाइपर एक विंडो में बैठा था, एक घर को कब्जा किए बैठा था और वो लगातार फायरिंग कर रहा था। हालांकि उसकी फायरिंग से कोई फिलिस्तीनी लड़ाका हताहत नहीं हुआ। जब लेकिन उन्होंने देखा कि ये डेंजरस हो सकता है, तो देखिए 3 फेज, पहले D9 बुलडोजर 2 उड़ाए गए, एक मरकवा टैंक उड़ाया गया, इन्फेंट्री फोर्स जो एक थी, एक कंपनी पूरी या एक प्लेटून कह लीजिए, वो मतलब कंपनी तो 100 लोगों की होती है, प्लेटून समझ लीजिए 10 से 12 लोगों की, वो जब उधर से गुजरी तो उन पे अटैक हुआ, वो कुछ नहीं कर पाई। फिर जो स्नाइपर था, उस स्नाइपर को फिर से इन लोगों ने पूरा कैलकुलेट करके कि भाई कितनी दूरी पे है, कैसे है, उस स्नाइपर को एक हॉल राइफल से मार दिया। अब ये 4 फेजेस पे देखिए पूरी ये तल अल हलावा की घटना है। तीसरी बड़ी घटना तुलकरेम की है। तुलकरेम में जो कल 10 घंटे की लड़ाई हुई थी, आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा था। आज फिर तुलकरेम पे आईडीएफ ने हमला किया, लेकिन इस बार क्या था कि छतों पे, सारी छतों पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स पहले से तैयार बैठे थे और उन्होंने जो छतों से गोली चलाई है, जिसके बहुत छोटे वीडियोज आए हैं, 10 सेकंड के, 20 सेकंड के, 30 सेकंड के, तो उसमें दिख रहा है तो पूरा एक मतलब छत है, उसकी मुंडेर है और वो उसकी जो, तो वहां से वो लोग चला गए, पूरा अपना गन्स को रेस्ट करके गोली चला रहे हैं। तो ये देखिए जो 3 घटनाएं हुई। उसके अलावा आप देखिए आज राफा में जो 13 इजरायली सोल्जर्स जिन पे माइंस फटी, उसके अलावा 3 जो मरकवा टैंक्स हैं वो भी उड़ाए गए, वो भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उड़ाए। फिर देखिए कि शुजैया में 2 घटनाएं और हुई जहां पर 2 और इजरायली स्नाइपर्स अलग अलग जगह वो मारे गए। फिर आप आगे बढ़िए तो यह आप देखिएगा कि जेनिन में यबना जो जगह है वहां पर भी मुठभेड़ हुई, जिसमें आईडीएफ को मुंह की खानी पड़ी। अल खलील में फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें आईडीएफ को मुंह की खानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि बेथलेहम में, जेरूसलम के बगल में, जहां मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले, एक आग लगा दी थी, जो ऑर्फेड प्रिजन है वहां पर, वहां से पूरा जो ऑर्फेड इजरायली की सिक्योरिटी साइट है, वहां से आग शुरू हुई और वो कई हदासा स्ट्रीट और हिब्रू यूनिवर्सिटी तक पूरी फैल गई। जेरूसलम में ये सब इलाके हैं। वहां पर आप देखिए तो बेथलेहम में अभी खुलेआम इस तरह से बहुत दिनों बाद हुआ कि आईडीएफ और फिलिस्तीनी, क्योंकि लगता है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का एक दस्ता बेथलेहम में भी तैयार हो गया जेरूसलम के पास, जो इजरायलियों ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे रेड्स डाले, सैकड़ों लड़कों को उठाया कि यहां सेल ना बने, क्योंकि जेरूसलम उनके लिए नाइटमेयर हो जाएगा। लेकिन वहां भी सेल बना, वहां पर गोली चलाई। अब मतलब सीन आप देखिए, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस गोली चला रहे हैं, पीछे अल-अक्सा मस्जिद है और उसके आगे गोली चला रहे हैं। और उसमें जो पूरा वो बोल रहे हैं कि हम मौत से नहीं डरते, मौत हमसे डरती है, मौत से तो इजरायली डरते हैं। और ये उन्होंने करके दिखाया, जब उन्होंने इतने आगे वो बढ़ गए कि इजरायली सोल्जर्स की हालत खराब हो गई, वहां पर कई लोग अपने हथियार छोड़ के भागे। अब आप बताइए, अल अक्सा मस्जिद के सामने इजरायली हथियार छोड़ के भागे। तो ये जो देखिए सिचुएशन है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, आप उसकी जो, जिसको हम कहते हैं रिदम, उसकी जो रिदम है उसको पकड़िए। कैसे उसकी जो पूरी ताल है, वो ताल इजराइल के डब 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 बम्बार्डमेंट से शुरू हुई और अब धीरे धीरे वो ताल एक पूरा नया सुर पकड़ रही है, आप कह लीजिए। या ताल जो है वो, और मतलब कहरवा और ये सब जो 3 ताल और जिसको हम जानते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बीट ऑफ 6, बीट ऑफ 5, बीट ऑफ 9, बीट ऑफ 11, ऐसी तालें बज रही हैं। लड़ाई, क्योंकि लड़ाई भी में तो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिदम जो लड़ाई का है वो कैसे धीरे धीरे हमास के पक्ष में हो रहा है, और इजरायली सोल्जर्स हैं उनको लड़ना पड़ रहा है हमास की तरह। जैसे मैंने बताया पहले कि वो भी हमास की नकल करके बिल्डिंग्स में घुसने लगे। लेकिन बिल्डिंग्स में घुसना तो वो तो हमास की बिल्डिंग्स है ना, मतलब गाजा की बिल्डिंग्स है, वो तो हमास ज्यादा जानता है, उसको पता है कि तुम यहां जाओगे, उसने पहले से वहां पर बम लगा रखे हैं। तो वही बात है, देखिए चुनाव में भी जब जैसे ही नरेंद्र मोदी इधर की पिच पे आए, कांग्रेस की पिच पे आए या जो विपक्षी पिच पे आए, तो हार गए। उसी तरीके से वहां पर भी जब इजरायली सोल्जर्स हमास की पिच पे आ गए,
तो हार जा रहे हैं। और लगातार वो अपना उनका जो स्टाइल है लड़ने का वो भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात लड़ाई में ये होती है कि जो अपना जो स्टाइल है लड़ने का अगर आप भूल जाइए तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। तो अब यहां तक हम देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं अमरीश मिश्रा स्पीच में आपको बड़ी बारीक चीजें बताई जाएंगी। ये भी देखिए एक ऐसी चीज है, सूक्ष्म चीज है कि जिसमें एक मतलब ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को देखिए मैंने जब मैं यूपी घूम रहा था 2024 इलेक्शन के समय मई में, अप्रैल मई में, तो मैंने उस चीज को पकड़ा था कि देखिए यहाँ का पूरा मूड बदला हुआ है, ताल बदली हुई है, एक अलग तरीके का एक नृत्य चल रहा है। एक वो जो मोदी कह रहे थे वो मुजरा नहीं चल रहा था, एक अलग तरह का नृत्य चल रहा था जिसको मोदी भी नहीं समझ पाया, मोदी भी नहीं पकड़ पाया। और फिलिस्तीन में भी एक अलग तरीके का रिदम यहां पर लोगों ने चलाया है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि फिलिस्तीन की जो हमास की जो जीत है, हमास की जो लगातार जीत हुई है, नेतन्याहू की जो लगातार हार हुई है, उसने किस तरह से प्रभावित किया है भारत के चुनाव। इतना प्रभावित किया है कि भारत में नरेंद्र मोदी अपनी बहुमत नहीं ला पाए। अगर इनके साथ ये कम से कम देखिए 80 से 60 से 80 सीटें इन्होंने फिर भी बेमानी से जीती हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। वो इनकी एक्चुअली 200 से नीचे सीटें आती और इस समय इंडिया की सरकार होती, ये बात है, ये बात सही है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार इन लोगों भाई अब भारत में उस तरीके से रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं है। अब जो भी है पार्लियामेंट्री फोर्सेज ही लड़ रही हैं, तो उनकी अपनी सीमाएं वो धीरे धीरे अपना करके आएंगी, या फिर अगर वो नहीं आ पाए तो हम लोग आगे आएंगे, मंगल पांडे आंदोलन आगे आएगा। और हम आगे आ चुके हैं, हमने कई जगह जो मॉब लिंचिंग है कई जगह हमने रुकवाई है। हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, खुद आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अभी जो पूरी फिलिस्तीन की स्थिति है उसमें आपको एक चीज और बताएं, जो हुदहुद जो हिजबुल्लाह का ड्रोन जो नया बना था जिसमें पूरा हाइफा और राफेल सिस्टम इजराइल को उसको एक्सपोज कर दिया था, वो एपिसोड 1 था, एपिसोड 2 आ गया है और मैं कल उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। एपिसोड 2 पूरा 9 मिनट, वो भी जैसे पहले था करीब 9-10 मिनट का, ये भी करीब 9-10 मिनट का वीडियो है एपिसोड 2। और इसमें नहारिया से लेके सफद से लेके जो शीबा फार्म्स हैं और जो और भी जो इजराइल के और इलाके हाइफा को छोड़ के वहां तक भी हुदहुद जो ड्रोन है हिजबुल्लाह का वो पहुंच गया। तो इजराइल अगर एपिसोड 1 ने इजराइल के एक तरीके से उसको पूरा मतलब उसके कपड़े उतार दिए थे, पूरा मतलब घुस गया था अंदर और उसने एक एक चीज उसने देखी थी। जो एपिसोड 2 है उसने तो वो पूरा जैसे होता ना कि वो जो कुएं मतलब जो कुआं भी इजराइल ने बनाया है उसके अंदर भी वो घुस गया, उसके अंदर की भी पिक्चर्स उसने उतार ली। तो इतनी देखिए बारीक चीजें हैं और जिनको मैं कल हुदहुद वीडियो स्पेशल कल मैं जारी करूंगा करीब 6 बजे और 6-7 बजे, और उसके बाद पैलेस्टाइन का राउंड अप आएगा। एक बात और देखिए, हम कुछ दिन में भी वीडियो रिलीज करना चाहते हैं, हालांकि हमारी ऑडियंस 6 बजे के बाद आती है, लेकिन हम दिन में भी वीडियोस रिलीज करना चाहते हैं, खासतौर पे इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ भी देखिए राहुल गांधी के समर्थन में शंकराचार्य स्वरूपानंद जी आ गए। उन्होंने कह दिया है कि जो राहुल गांधी ने हिंदू जो नाम लिया और तो हिंदुओं को बिल्कुल कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हिंदू तो हिंसा करते ही नहीं है, ये बीजेपी वाले जो अपने को हिंदू कहते हैं ये हिंसा करते हैं। ये शंकराचार्य जी, ये पहली बार राहुल गांधी को एक शंकराचार्य, एक हिंदू शंकराचार्य, और वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य बद्रीनाथ, इन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं और हम लोगों ने लगातार उनसे कहा है कि आप इस लाइन पे चलिए और वो चले। तो ये देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट है और इन सारी चीज़ों को हमको नज़र में रखना है। हम कल देखिए आपके पास बहुत सारी नई खबरें और कुछ वीडियोस के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।